नमस्कार, वेलकम टू दी पॉलिटी लेक्चर सीरीज। हमारी राजनीति एवं संविधान की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको सबसे पहले इंडेक्स के थ्रू आपको बताया कि किस तरीके से हमें पॉलिटी को पढ़ना है। शुरुआत में मैंने क्रैश कोर्स के लिए आपको बोला एंड देन फिर उसके बाद में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटी समझे। और आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक यात्रा किस तरीके से रही, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है वो संविधान लागू हुआ। उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो पुराने समय पे जब राजा महाराजाओं का शासन था तब संविधान नाम की कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती थी। राजा महाराजा अपने हिसाब से जो है वो साम्राज्य चलाते थे। राजा को लगता था कि भाई इस व्यक्ति को दंड देना है तो वो दंड दे देते थे। वैसे अगर रियलिटी में, वास्तविकता में अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं हमारे में, तो हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है। उसमें राज्य संचालन की नीतियों के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके अलावा राज्य में इकोनॉमिक्स अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। उस बुक में बहुत कुछ डायनेमिक तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड कल्चर को भी कवर किया था। लेकिन उन चीज़ों को हम जो है वो आज के संवैधानिक विकास के रूप में नहीं मान सकते। तो आज का जो संवैधानिक विकास यानी हमारा जो संविधान बना है, उसकी विकास की यात्रा अंग्रेजों के आने के बाद में साथ शुरू होती है। सन 1600 के आसपास में ब्रिटिश महारानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है वो चार्टर लेते हैं, एकाधिकार लेते हैं और भारत वाले क्षेत्र में यानी पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं। और भारत पर वो व्यापार करने के लिए आते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे उन्हें भारत की राजनीतिक कंडीशंस फेवरेबल लगती हैं और भारत की एक रणनीति के तहत, फूट डालो राज करो रणनीति के तहत भारत में वो शासन शुरू कर देते हैं। यानी सन 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उन दोनों में अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अंग्रेज़ों के पास में बंगाल के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, यानी उन्हें राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार मिल जाते हैं। तब अंग्रेज़ों को लगता है क्यों ना अब हम भारत पे कब्जा करना शुरू कर दें पूरे पे। और ये सब काम कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। अब ऊपर से इंग्लैंड वाले लोग देख रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में दीवानी राइट्स ले लिए हैं। तो फिर वहाँ इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड में पुराने समय पे ही संसद बन चुकी थी, इंग्लैंड की संसद ने भारत में BEIC के लिए कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम बनाने शुरू किए और वो शुरू होते हैं सन 1773 में। तो भारत के आधुनिक संविधान की विकास की यात्रा जो है वो सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। तो इस लेक्चर में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सन 1773 से लेके और 1857 तक जितने भी रेगुलेशन एक्ट और चार्टर एक्ट आए उनके बारे में पढ़ेंगे। और 1857 के बाद में 1857 की क्रांति होती है, तो ब्रिटिश महारानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से भंग कर देती है और अब जो शासन है वो सीधा और सीधा महारानी के क्राउन के अंतर्गत आ जाता है, महारानी के ताज के अंतर्गत आ जाता है। तो 1857 से लेके और 1947 तक जो चार्टर एक्ट आते थे उनके नाम बदल के भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस तरीके से रख दिए जाते हैं। और 1935 तक जो है वो भारत के लिए कुछ रेगुलेशंस, नियम ब्रिटिश संसद से तैयार करके भेजे जाते हैं। फिर जब भारत आज़ाद होने वाला होता है तब संविधान सभा बनती है। वो संविधान सभा एक तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए पुराने कानून थे उनमें से भी निचोड़ निकालती है, विदेशों में जो भी अच्छे अच्छे संविधान थे उनका निचोड़ निकालती है, भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास को समझते हुए, निचोड़ निकालते हुए भारत का संविधान बनाती है। तो अब हमें भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में 1935 तक जो अंग्रेज़ों के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे उन्हें पढ़ना है, क्योंकि उसमें से सवाल आता है। इससे अगले वाले लेक्चर में हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, पूरा डीप में एनालिसिस पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में।
जो हमारी 1940 में संविधान सभा बनी थी और उसने किस तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन काम किया था वो हम देखेंगे। बट इस लेक्चर में हम सन 1773 से लेके और 1935 तक जो भी रेगुलेशन एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट लाए गए थे उनके बारे में पढ़ना है। ओके, वैसे मैंने यहाँ पे पूरी कहानी डाली हुई है और अगर आप 2 पेज को ही समराइज कर लें, ये 2 वाले पेज मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके डाले हुए हैं। ये पूरी लेक्चर का निचोड़ है शुरू में। तो अगर इनको रट भी लेते हैं, समझा तो मैं अभी अच्छे तरीके से दूंगा, रट लेने हैं तो एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो एक आपको आसान सी याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ कि सन 1773 में अंग्रेज़ों की संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है। फिर वहाँ से हर 20 साल में, 1773 में आप 20 साल जोड़िए तो 1793 में, ठीक है, फिर चार्टर एक्ट भेजा गया। फिर 20 साल जोड़िए, फिर 1813 हो गए, 1793 से 1813। फिर 20 साल जोड़िए 1833, फिर 20 साल जोड़िए 1853। इतने समय तक जो कंपनी थी उसको कैसे रेगुलेट करना है ये नियम वहाँ से भेजे जाते थे। फिर उसके बाद में कंपनी भंग हो जाती है तो सीधा अंग्रेजी महारानी के अंतर्गत भारत आ जाता है। तो फिर उसका नाम बदल के शासन अधिनियम कर दिया जाता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 में आता है, 1861 में आता है, 1892 में आता है, 1909, 1919 और 1935 में आता है। और फिर 1947 में हमारे आज़ादी मिल जाती है तो उसके लिए भी एक स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आता है 1947 में। ओके, सो कुछ चीज़ें रिवाइज। संविधान क्या होता है काफ़ी बार बता चुका हूँ। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है जिनके अनुरूप देश या राज्य में शासन किस तरीके से चलाया जाना है ये लिखा होता है। ये तो आपको पहले से ही बता चुका हूँ, बहुत बार बता दिया है ये। ओके, तो ये हमारे जो ओरिजिनल संविधान है उसकी जो कॉपी है उसका मुख्य पेज इस तरीके से, इस तरीके से आप देखेंगे ओरिजिनल कॉपी को तो इस तरीके का पहला ऊपर का कवर होता है वो इस तरीके से। और जब अंदर जाते हैं तब वहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना तो मैंने हर इमेज में डाली हुई है क्योंकि प्रस्तावना आपने एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी कभी 6 से लेकर 12 तक, तब वहाँ पे भी प्रस्तावना सबसे पहली आती थी। ठीक है, वैसे एक पूरा लेक्चर है बट एक बार हिंदी में बोल के आपको बता देता हूँ। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बोलेंगे इसे, सेकुलर, सोवरेन, सेकुलर एंड उसके बाद में सोशलिस्ट, समाजवादी, एंड देन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, तथा ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू एस्टेब्लिश इंडिया इनटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स, इन भारत के सभी नागरिकों के लिए जस्टिस किस तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी किस तरीके की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और आज हम यह नवंबर 1949 में इसे हेयर बाई अडॉप्ट, एकीकृत, अंगीकृत करते हैं। चलो ये अगला लेक्चर आएगा तभी बात करेंगे। बाकी आपको रटी होनी चाहिए प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त भारतीयों में न्याय, समानता, बंधुत्व बढ़ाने के लिए पूरा एक रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर का जो उद्देश्य है वो पूरी जो अंग्रेजों के समय पे जो अलग अलग कानून आए थे उन्हें याद करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी पे चलते हैं। देखिए 31 दिसंबर सन 1600 की बात है। महारानी थी एलिजाबेथ, ये पुराना फोटो है, मैंने डालने की कोशिश की है। तो महारानी एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग, कंपनी जैसे आजकल एक प्राइवेट कंपनी होती है ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलता है कि सन 1498 में भारत में वास्को डी गामा आता है। उससे पहले 1492 में कोलंबस जो है वो अमेरिका की साइड में जाके खोज कर लेता है अमेरिका की। फिर उसके बाद में सबसे पहले वास्को डी गामा नहीं, पुर्तगाली आता है। फिर उसके बाद में डच आते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद में ब्रिटिश आते हैं। सन 1600 में यहाँ पे ये महारानी से जो है वो चार्टर ले लेते हैं व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने क्यों आते थे कि भारत एक समृद्धशाली देश था, पूरे विश्व में सबसे अधिक जीडीपी भारत की थी। ठीक है,
ये बात अगर करें सन 1700 तक, तो पूरे विश्व में करीब करीब 30 से 35% जीडीपी का हिस्सा भारत का था। और भारत की जो प्रमुख चीज़ें थी वो कपड़ा था, मसाला था, और भारत में पाए जाने वाले बहुत सारे अन्य रत्न भी थे। तो व्यापार करने के लिए पूरे विश्व के लोग भारत आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से जब वो सामान लेके जाते थे तो यूरोप में हाथों हाथ खरीद लिया जाता था और बहुत गुना मुनाफा होता था। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डिमा जब भारत पहली बार आया था और यहाँ से जब सामान लेके गया था, काली मिर्च वगैरह, कपड़े वगैरह, तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था यात्रा का खर्चा काटने के बाद में। तो ये ध्यान रखना है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं, महारानी, ये महारानी कहाँ की हैं? ब्रिटेन की महारानी। अच्छा, आपको पता होगा कि इंग्लैंड कहाँ पे? चलो एक बार मैं मैप में बता देता हूँ आपको। ओके, ये हमारा प्यारा भारत, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड ये यूरोप वाला हिस्सा, इस यूरोप में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये जो है वो इंग्लैंड देश है। ओके, इंग्लैंड देश है। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ लोग जिन्होंने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, उन्होंने इस महारानी से चार्टर ले लिया। कब? तारीख कब है? 31 दिसंबर सन 1600। फिर धीरे धीरे अंग्रेज फैलना शुरू होते हैं मद्रास में, मुंबई वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में। वो सब हिस्ट्री की कहानी है, अब उस पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है? क्योंकि उस पर जाएंगे तो ये लेक्चर जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद में जो है अगस्त में सन 1765 में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, और अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल वाले क्षेत्र के, ठीक है? इलाहाबाद की संधि होती है, कंपनी को राजस्व एवं दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, उड़ीसा और बिहार क्षेत्र के। ओके, और यहाँ से कंपनी शासन की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, थोड़ी सी कहानी यहाँ पे चेंज होती है सन 1765 से और 1773 के बीच में, यानी कुछ बीच में 1768 से और 1772 के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी BEIC है, उसके साथ में बहुत गड़बड़ होने लग जाती है। गड़बड़ कैसे होने लगती है कि कंपनी पहले करती थी व्यापार, अब उसे क्या मिल गया है? राज करने का हक, और राज करना उसे उतने अच्छे तरीके से आता नहीं है। तो लोग जो हैं, जो व्यापार करने वाले लोग जो हैं, वो भ्रष्ट होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन होने लग जाता है कंपनी के अंतर्गत। कंपनी के जो अधिकारी थे खुद का अलग से व्यापार करने लग जाते हैं। तो इसके कारण कंपनी सन 1770 के आसपास में दिवालिया हो जाती है। एक कंपनी जो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही थी, उसके पास में जीतने के बाद में दीवानी राइट्स मिल गए हैं, फिर भी दिवालिया हो जाती है। क्या कारण रहे होंगे? तो उसके 3 या 4 कारण थे। एक तो सन 1769 में बंगाल में अकाल आया, तो उनके लिए जो राजस्व इकट्ठा होता था वो नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके अलावा पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था सन 1766 से लेके और 69 तक, और उसमें अंग्रेज एक तरीके से हार ही मान लीजिए एक तरीके से, और खर्चा उसमें बहुत सारा हो गया। कंपनी का बहुत सारा खर्चा हो चुका था। तीसरा सबसे बड़ा कारण था, कंपनी के जो अधिकारी थे सब करप्शन करने लग गए थे, भर भर के करप्शन कर रहे थे। इसलिए कंपनी को जो व्यापार में फ़ायदा होने वाला था, वो फ़ायदा पर्टिकुलर इंडिविजुअल लोगों को होने लग गया। तो इसलिए कंपनी वहाँ पे घाटे में जा रही थी। और फिर अगला, टी ट्रेड में लॉस होने लग गया। टी ट्रेड जो था, चाय का जो व्यापार करती थी कंपनी पहले, उसमें डच लोग भी शामिल हो गए थे, स्मगलिंग कर करके चाय का व्यापार कर रहे थे उधर की साइड में, अमेरिका के साथ में। और अमेरिका अपना अलग से रेवोल्यूशन लेकर के आ रहा था उसी समय, सन 1773 में वहाँ रेवोल्यूशन होता है, वहाँ क्रांति होती है। तो इन 4 कारणों के कारण कंपनी जो है वो दिवालिया हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। अब जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो ब्रिटेन की सरकार सोचती है कि भाई ये इतनी बड़ी कंपनी है, इस बैंकरप्ट हो जाएगी और दिवालियापन में इसे छोड़ देंगे हम, तो ये कंपनी डूब जाएगी पूरे तरीके से, और भारत पे जो शासन चल रहा है वो खत्म ही हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो फिर वहाँ के लोगों ने इसको बेल आउट करने के लिए रुपए भी दिए कंपनी के लिए, और इसमें जो करप्शन हो रहा था, इसमें जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, एक रेगुलेशन एक्ट बनाते हैं, इन्हें रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे नियामक एक्ट 1773 आता है। फिर उसके बाद में कंटिन्यूस हर 20 साल में, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में कंटिन्यूस रेगुलेशन एक्ट आते रहते हैं, जिन्हें हम चार्टर एक्ट भी कहते हैं।
फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है, तो कंपनी के शासन को भंग कर दिया जाता है और भारत पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो जाता है, यानी ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है। पहले शासन किसका था? कंपनी का, और 1858 के बाद में किसका हो गया? महारानी का शासन हो गया। तो फिर हमें ये टॉपिक पढ़ने होते हैं 73 वाला। फिर बीच में एक छोटा सा कुछ 73 वाले में कमियां थी, उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, फिर ये चार्टर एक्ट रहते हैं, एंड देन फिर 1858, 61, 92, 1909, 1919, 1935 और आज़ादी एक्ट 1947। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्ट। पहला एक्ट जो भारत में आया, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, पहला सवाल पूछा जाए, भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा कब शुरू हुई, भारत में संवैधानिक विकास का पहला एक्ट कब आया, तो वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं ना, एक सारे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, बाकी तो नोट्स पूरे के पूरे हैं, नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो हर एक्ट के रिगार्डिंग नोट्स हैं, लेकिन मैंने ओवरव्यू में सब कुछ कवर कर लिया है। बाद में तो रिवाइज करा ही लेंगे, लेकिन ओवरव्यू में चीज़ें याद हो जानी चाहिए। इसको हम कैसे कवर करेंगे? हम देखेंगे कि केंद्र के लेवल पे शासन किस तरीके से था, केंद्र के लेवल पे विधायिका यानी कानून बनाने का काम कैसे होता था। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। कोई भी सरकार होती है, उस सरकार के नॉर्मली 3 अंग होते हैं। एक तो होती है विधायिका, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक होती है न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को क्रियान्वयन करना, न्यायपालिका का कानून होता है न्याय देना और जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखभाल करना। ओके, तो ये 3 अंग होते हैं। तो अब यहाँ जब हम देखेंगे तो पहले हम देखेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था क्या थी। देखो, शुरुआत में कानून बनाने के लिए ना कोई एक बॉडी नहीं बनाई गई थी, एक व्यक्ति लिख के दे देता था या ब्रिटेन की संसद लिख के दे देती तो वही होता था। भारत में कानून बनाने के लिए कोई स्पेशल नहीं था। धीरे धीरे ये तो बाद में होता है, बाद में ये अपना 1861 वाला जो एक्ट आता है उसमें थोड़ा बहुत शुरुआत होती है, फिर 1891 वाले में और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि विधायिका में भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व। उससे पहले कुछ लोग ही कानून बनाते थे। ओके, और फिर हम देखेंगे राज्य के लेवल पे प्रोविंस लेजिस्लेटर क्या थी, यानी प्रांतीय लेवल पे, प्रांतीय लेवल पे, ठीक है। अब एक दो चीज़ें आप समझ लीजिए। अंग्रेजों ने सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीता था तो 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी, तब उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और बिहार के दीवानी राइट्स ले लिए थे, ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि बाकी जगहों के राजाओं को हराना शुरू किया युद्ध कर करके, और बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया डायरेक्ट तरीके से। उसके अलावा अन्य रियासतें जिन पे कब्जे नहीं कर पाए उनके साथ में सहायक संधि कर ली, ठीक है, सहायक संधि कर ली, सब्सिडरी अलायंस बना लिया। तो अंग्रेज अपना क्षेत्र बढ़ाते गए, क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो उनके प्रांत भी बढ़ते जाएंगे। पहले शुरुआत में जब 1773 की बात चल रही है तब सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये अपना इंडिया वाला हिस्सा है, तो वो मुंबई में, मद्रास में और बंगाल में 3 जगह पे ही वो शासन करते थे, ठीक है, 3 जगह पे थे। मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ एक में। ओके, ये वाला मैप आप देख लीजिए। तो जब सन 1773 की बात थी तब मुंबई वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का कुछ हिस्से में शासन था, इधर बंगाल में और इधर मद्रास में कुछ हिस्से में ही भाग था, ठीक है। तो सन 1773 का एक्ट आएगा, वो इन तीनों वाले क्षेत्र के लिए आएगा। तो उसमें क्या क्या प्रावधान थे? पहला प्रावधान कि जो एग्जीक्यूटिव होगी, जो कार्यपालिका होगी, जो प्रशासन होगा, वो किस तरीके का होगा, तो वहाँ पे उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि पहले मद्रास, ठीक है, मद्रास की लोकेशन मैंने बता दी, मुंबई और बंगाल, ये 3 जगह हुई। सन 1773 से पहले इन तीनों जगह पे गवर्नर होते थे, ठीक है, गवर्नर होते इन तीनों जगह पे। लेकिन सन 1773 के एक्ट में बंगाल के लिए बोल दिया कि यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा, और ये गवर्नर जनरल जो होगा ना बंगाल और मद्रास और मुंबई वालों के ऊपर होगा। ये 1773 वाले एक्ट में इन्होंने पहली बार ये स्पेशल बात इन्होंने बोल दी। तो बंगाल में क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, उसके साथ में सहायता करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग होंगे। ओके, गवर्नर जनरल होगा, उसकी सहायता के लिए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद होगी, ठीक है।
और वहाँ पे इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बनाई हुई थी इंग्लैंड के अंतर्गत। वहाँ इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी ये प्रोप्राइटर वो थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी, जिनकी प्रॉपर्टी में अधिकार था, और इस कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में बना दिया गया था। लेकिन वो आप याद नहीं रखें तो भी चलेगा, बस इतना याद रखना, सन 1773 वाले एक्ट में बंगाल में गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य और जोड़ दिए गए और इनको पांचों को मिलाकर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद बन गई। यही लोग क्या करते थे, कानून बनाते थे, और यही लोग जो है वो कार्यपालिका का काम करते थे। ठीक है। एंड प्रोविंस लेवल पे कानून बनाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं था, बंगाल वाले लोग ही कानून बनाएंगे, मोस्टली ऐसा था। और मद्रास में और बॉम्बे में भी इसी तरीके से एक गवर्नर और उसके साथ में 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी। लेकिन ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या क्या खास बातें निकली जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के जो बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग। क्या नाम रहा, पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग। और इस समय डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद में शुरू हुआ था। क्या हुआ था इलाहाबाद की संधि में कि अंग्रेजों ने दीवानी राइट्स यानी एक तरीके से राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार ले लिए थे। दूसरा फौजदारी राइट्स जिसे बोलेंगे, या वहाँ पे शासन चलाने का अधिकार जो था वो किसके पास में था, वो नवाब के पास में था। ठीक है, नवाब के पास में था। और पैसा इकट्ठा करने का काम किसके पास में था, सन 1765 से लेकर 1773 तक अंग्रेजों के पास में। ये बात चल रही है बंगाल वाले क्षेत्र की। अब अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब इस राजा को भी हटा दो। ठीक है, अब शासन भी हम चलाएंगे और रुपए भी हम इकट्ठा करेंगे। यानी डुअल फॉर्म था गवर्नमेंट का, निजामियत जो थी उसे ख़त्म कर दिया। अब शासन भी अंग्रेज चलाएंगे और पैसा भी अंग्रेज ही इकट्ठा करेंगे। ये बात इस वाले एक्ट में बोल दी गई। उसके बाद में सन 1773 के एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, और जिसमें पहले चीफ जस्टिस बन के आए थे एलिजा एम्फे। ध्यान रखना है, एलिजा एम्फे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और जिसकी स्थापना की गई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ कमियां थीं सन 1773 के एक्ट में, और वो कमियां ये थीं कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ये दोनों, इन दोनों की जो शक्तियां थी उनका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था। भाई ये कोई कानून बनाते गवर्नर जनरल, और इसको सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज थे वो नल ख़त्म करवा देते थे। तो ये आपस में भिड़ रहे थे एक दूसरे से, यानी इनकी शक्तियों का डिवाइडेशन नहीं किया गया था। इसलिए सन 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नर जनरल की क्या क्या शक्तियाँ हैं इनका पृथक्करण क्लियरली कर दिया गया। ओके, तो ये पहला हमारा हुआ सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट भी क्यों आया है कि इसमें कुछ कमियां रह गई थी सन 1773 वाले एक्ट में, उनको दूर करने के लिए। अब कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि ये जैसे 5 लोगों की परिषद है। अब मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है या कोई कार्रवाई करवानी है तो इसमें बहुमत जरूरी है, तो यानी 3 लोग एक साइड में होने चाहिए, 2 लोग एक साइड में होने चाहिए। तो अगर 3 इनमें से ही हो गए तो गवर्नर जनरल की तो कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। तो इस वाले में 1784 वाले एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिक पावर देने के लिए, बीटो पावर देने के लिए गवर्नर जनरल को इन 4 की जगह जो मेंबर हो गए वो 3 कर दिए। पहले वाले में गवर्नर जनरल प्लस 4 यानी टोटल 5 होते थे। अब वाले में क्या हो गया, गवर्नर जनरल प्लस 3 यानी 4 लोग कर दिए ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कार्यकारी परिषद में। और उधर इंग्लैंड में वहाँ पे कमर्शियल कार्य को देखने के लिए, कंपनी के व्यापारिक कामों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य बैठा दिए गए। और पॉलिटिकल कार्यों को देखने के लिए मैंने बताया 1773 में जो है वो दीवानी और शासन दोनों अधिकार कंपनी के पास में आ गए हैं। तो पॉलिटिकल कार्यों को देखने के लिए, राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 सदस्य थे। तो ये ध्यान रख लेना। 2 नई चीज़ क्या हुई है इसमें, पहली बात तो जो
पहले मेंबर्स की संख्या ज़्यादा थी, उसमें एक कम कर दिया, यानी 3 मेंबर, गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर कर दिए। और वहाँ इंग्लैंड में कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को अलग अलग देखने के लिए, कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ये दो नई बात हुई। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई। अब गवर्नर जनरल अपना अंतिम जो है वो वोट डाल सकता है, क्योंकि अब अगर गवर्नर जनरल के एक भी साथ दे रहा है इन 3 में से तो वो एक्ट पास हो जाएगा। राज्य के लेवल पे भी वही सेम बात कर दी, लेकिन यहाँ 1773 और इन पे तो राज्य लेवल की बात ध्यान नहीं रखें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मोर पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। सीधी सी बात यह है कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो 1773 की कुछ कमियां थी। एक तो गवर्नर जनरल को अधिक पावर नहीं थी, उसको कमी को दूर कर दिया, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में जो पावरों का जो स्ट्रगल हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट भी 1781 में डाल दिया गया था। ओके, अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793। हर 20 साल में रिन्यू करना था। चार्टर का मतलब ये होता है कि आपको आदेश पत्र दिया जा रहा है कि आप अगले 20 साल के लिए शासन कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो यही सेम 1793 वाला एक्ट आया और उसमें सेम चीज़ें रहीं, कोई खास चेंज नहीं किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लैंड में बैठे जो 6 लोग हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो कि राजनीतिक अफेयर्स को देख रहे हैं, उनका वेतन भी भारत के द्वारा यहाँ BEIC जो कमा रही है उससे शुरू हो गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हो गई भारत में। भारत के एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद रहे थे दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन सिद्धांत दिया गया था। और उस धन के निष्कासन सिद्धांत के लिए उन्होंने बोला था कि सबसे पहली शुरुआत जो है वो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इंग्लैंड में बैठे लोग हैं, उनका वेतन भी भारत के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, ये उन्होंने बोला था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत उन्होंने चार्टर एक्ट 1793 के टाइम पे कर दी थी। 1813 का एक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 1+3। ठीक है, क्या है इसमें 1+3। ठीक है, कोई चेंज नहीं, यही लोग लॉ बना रहे हैं। शुरुआत में वही एग्जीक्यूटिव है, वही जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव है, वही सेम लोग कानून बनाते हैं, वही कानून का कार्यान्वयन करते हैं। यानी जो गवर्नर और गवर्नर जनरल होते हैं वो सब अपने आप में शहंशाह हैं। ओके, प्रांतों में भी सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें 1813 वाले में कुछ विशेष चीज़ें हैं। लाइक कंपनी जो है उसकी मोनोपोली, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है सभी व्यापारों पे, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़कर। यानी अब कंपनी के अलावा, BEIC कंपनी के अलावा और भी कंपनियां अगर इंग्लैंड में हैं तो वो भारत में आके व्यापार कर सकती हैं। एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ यही कंपनी काम करेगी इस तरीके से। अब सन 1600 में जब महारानी से उन्होंने एकाधिकार लिया था तब उसको सिक्योरिटी मिल गई कि अब हम लोग जा रहे हैं भारत वाले क्षेत्र पे जो है वो व्यापार करने के लिए, और हमारे अलावा कोई दूसरा लोग आएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इस समय औद्योगिक क्रांति बहुत चरम पे थी। 1813 का ये बैकग्राउंड चल रहा है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वहाँ चरम पे थी। अब नई नई कंपनियां खुलने लग गई थी इंग्लैंड में, नए नए वस्त्र बनने लग गए थे, नई नई मिलें खुलने लग गई थी वहाँ पे। तो वो जो नई कंपनियां खुल रही थी वो भी वहाँ की महारानी से बोल रही थी कि हमें भी अधिकार दो, वो हमें भी जाने दो दूसरी जगह व्यापार करने के लिए। अगर वो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं तो वो विदेश में बेचेंगी, तभी तो उनका कंपनी को काम चलेगा। तो इसलिए इस बैकग्राउंड में 1813 में जो BEIC कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड वाली कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और उससे बोला आपका एकाधिकार आप 2 चीज़ों पे बचा है बस, चाय पे और चीन पे। चाय यानी अब 1813 के बाद में ये 1833 तक रहता है, 1833 में इन दोनों से भी एकाधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, कंपनी जो है वो व्यापार कर सकती है। यहाँ एकाधिकार किसका रहा, चाय और चीन का। बाकी चीज़ों पे भी व्यापार करेगी लेकिन और दूसरी कंपनियां आ सकती हैं, एकाधिकार नहीं रहा, उसका मोनोपोली नहीं रही। ध्यान रखना 1813 में चाय का व्यापार करना और चीन यानी चीन के साथ में, चीन देश के साथ में व्यापार सिर्फ अकेली यही कंपनी करती थी। तो ये चाय और चीन को छोड़ करके, ये चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, ये चीन एक देश है और चाय एक प्रोडक्ट है। ध्यान रख लेना, चीन एज ए नेशन एंड चाय एज ए प्रोडक्ट। चाय का
भारत के साथ में या भारत के बागानों से जो चाय बनती थी उसे अमेरिका ले जाना, यूरोप ले जाना, व्यापार करना। और कंपनी भारत का और चीन का जो व्यापार होता था या यूरोप से जो व्यापार होता था चीन के साथ, वो भी कंपनी करती थी। तो चाय और चीन को छोड़ के बाकी चीज़ों पे एकाधिकार उसका ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे 1813 वाले एक्ट में इंडियन एजुकेशन के लिए उन्होंने एक प्रावधान किया कि भारत में एजुकेशन के लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए, और यहाँ पे प्रति वर्ष कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे भारतीय लोगों की शिक्षा पे। और इसी समय पे 2 तरीके के गुट बटे हुए थे, एक थे प्राच्यवादी और एक थे एंग्लोवादी। ठीक है, एंग्लोवादी जिसे बोलेंगे, अंग्रेजवादी। प्राच्यवादी जो बोल रहे थे कि भारत की पुरानी संस्कृति में जो शिक्षा पद्धति थी वो अच्छी थी, तो उस हिसाब से भारत के लोगों को पढ़ाया जाए। और एक थे एंग्लोवादी जो बोल रहे थे कि नहीं, इनको पुरानी शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ाना है, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उससे नहीं पढ़ाना है, इनको गुलाम बनाना है ना, तो इनको पुराने इतिहास को भुला के इनको ऐसा इतिहास पढ़ाओ ताकि इनके अंदर हीन भावना रहे, इन्हें गुलाम बनाओ और इंग्लिश गुलाम बनाओ, इन्हें इंग्लिश सिखाओ और इन्हें ये सिखाओ कि हम सुपीरियर हैं, अंग्रेज सुपीरियर हैं और हम आप पे शासन करने के लिए बने हुए हैं। तो ये 2 तरीके के लोग थे जिनमें विवाद चल रहा था। प्राच्यवादी ये बोल रहे थे कि हम इन लोगों को शिक्षा देंगे वो पुराने तरीके से गुरुकुल पद्धति या मदरसा पद्धति से देंगे, और एंग्लोवादी बोल रहे थे कि हम इनको शिक्षा नए तरीके से, जिसमें इंग्लिश सिखाई जाएगी, टाइपिंग सिखाई जाएगी, और जैसा हम इनके दिमाग में ब्रेन वॉश करना चाहें वैसा करना सिखाए जाएंगे। बाद में इसी में से निकला हुआ एक व्यक्ति मैकाले, तो मैकाले के आदेश पर जो है वो एंग्लो शिक्षा शुरू की गई थी बाद में। लेकिन 20 साल तक तो इन दोनों में लड़ाई चलती रही कि रुपए कैसे खर्च करें, क्या पुराने तरीके से खर्च करें या नए तरीके से खर्च करें। तो ये मान लीजिए 1833 तक रुपए खर्च हुए ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया था कि 1 लाख प्रति ईयर जो है वो भारतीय शिक्षा पे कंपनी खर्च करेगी, क्योंकि अभी कंपनी का शासन है, अभी ब्रिटेन की महारानी का सीधा नियंत्रण नहीं है। फिर यहीं पे कोर्ट्स जो हैं, जो न्यायालय हैं, उनको आदेश दे दिया गया कि अब जो कानून बनेंगे वो भारतीय और यूरोपियन दोनों लोगों पर समान रूप से लागू होंगे, और यानी यूरोपियन लोगों पर भी न्यायालय के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, न्यायालयों में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे मुकदमा चलाया जाता था। उसके बाद में ईसाई मिशनरियों को 1833 वाले एक्ट के तहत जो है वो अनुमति दी गई कि जाओ आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करो। ये कौन से एक्ट के तहत हो रहा है? 1813 वाले एक्ट में हो रहा है, ध्यान रखना। 1813 वाले में, 33 नहीं, 1813 वाला, क्योंकि भाई 1833 पे पहुंचे नहीं। तो 1813 वाले की 3-4 बात कौन सी रही इंपॉर्टेंट? कंपनी को चाय और चीन को छोड़ करके बाकी सभी विषयों पर एकाधिकार समाप्त। दूसरी बात, भारत की शिक्षा के लिए कंपनी को 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करना होगा। ठीक है, जिसमें लड़ाई चलती रही, एंग्लो शिक्षा देनी है या प्राच्य शिक्षा देनी है, पुरानी शिक्षा देनी है। उसके बाद तीसरी बात ये बोल दी कि न्यायालय में भारतीयों और यूरोपियों दोनों पे समान रूप से मुकदमा चलेगा। और चौथी बात, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार करने की आज़ादी दे दी। ये किस में हो रहा है? 1813 वाले एक्ट में। फिर 1833 में, जैसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सेंट हेलेना अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक छोटा सा द्वीप है, क्योंकि सेंट हेलेना एक्ट इसलिए भी बोला जाता है कि सेंट हेलेना से लेकर के और इधर अपना इंडिया और चीन के क्षेत्र तक पूरी BEIC कंपनी का राज था। तो उस एक्ट में सेंट हेलेना जो द्वीप है वहाँ पे डायरेक्ट महारानी का शासन शुरू कर दिया गया था, कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। तो इसलिए इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। उतना ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लेना, 1833 वाले एक्ट को सेंट हेलेना, एक जो द्वीप है उसके नाम से भी याद किया जाता है, सेंट हेलेना एक्ट। ओके, इसमें अब क्या चेंज किया गया? अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, क्योंकि पिछले 40-50 साल में कंपनी ने भारत का बहुत बड़ा एरिया जीत लिया था। पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई तक सीमित थी, अब कंपनी महाराष्ट्र से ऊपर होते हुए गुजरात, राजस्थान और ऊपर की साइड में पंजाब वाले क्षेत्र तक भी पहुंच गई थी। यूपी, बिहार और बीच का MP वगैरह पूरा इलाका तो पहले से कवर हो रहा था।
तो अब पूरा ऑल इंडिया पे उसका शासन होने लग गया था, इसलिए उन्होंने बोला अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। याद रखना 1911 तक इंडिया की राजधानी अंग्रेजों ने कोलकाता को ही रखा था। 1911 के बाद में उन्होंने चेंज किया था दिल्ली के रूप में। तो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बैठता तब भी कोलकाता में ही था। उसके साथ में गवर्नर जनरल 3 सदस्य थे, लेकिन अब एक नया सदस्य और जोड़ दिया गया लॉ मेंबर के रूप में, ठीक है, कानून मंत्री के रूप में ये नया सदस्य जोड़ दिया गया। और यहाँ पे ये चेंज किया गया कि इस कानून मंत्री या कानून सदस्य जो बनाया गया इसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। बस इतनी ध्यान रखना। क्या चेंज किया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल और 3 की तो पहले से चल रही है, ये तो अपनी 1793 वाला एक्ट आया था उससे ही चल रही थे। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया गया है? लॉ मेंबर जोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको अगर विधायिका में अगर कानून बनाना है तो फिर वहाँ पे इसको वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है, लॉ मेंबर को, बाकी चारों को है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये 5 लोग मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया गया कि सेंट्रल काउंसिल ही लॉ बनाएगी राज्यों के लिए। पहले राज्य अपने अपने भी लॉ बनाने लग गए थे, लेकिन उनमें आपस में झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए ये 1833 वाले में जो है वो सेंट्रल काउंसिल की लॉ बनाएगी। तो राज्यों वालों आप छोड़ भी दो तो भी चलेगा, याद नहीं रखें तो भी चलेगा। ये 1919 वाले में और 1935 वाले में याद रखना है राज्यों के लिए। याद क्या रखना है? ये वाली चीज़ें। अब बीईआईसी को जो पिछले बार तक चाय और चीन में जो लास्ट मोनोपोली मिली थी वो भी समाप्त कर दी, यानी सभी जगहों से बीईआईसी की मोनोपोली समाप्त कर दी। मोनोपोली समाप्त तो ये व्यापार करना समाप्त नहीं हुआ है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक कंपनी व्यापार करेगी। अगर मोनोपोली समाप्त हो गई है तो अन्य कंपनियों के साथ में बीईआईसी भी व्यापार करेगी, ठीक है। व्यापार करना समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ एकाधिकार समाप्त हुआ है। तो पहली बात तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। लॉज को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करना जरूरी हो गया। अब देखिए एक नई चीज़ जोड़ी गई है। भारत में अगर गवर्नर जनरल की ये काउंसिल अगर कोई लॉ बनाती है तो पहले उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा जाएगा और वहाँ उसे पास करवाना होगा, तब जाके जो है वो एक्ट बनेगा। और यहाँ पे ये जो लॉ मेंबर जोड़ा गया है ये किस लिए जोड़ा गया है? ताकि जो कानून है उनको संहिताबद्ध किया जा सके, उन्हें लिखा जा सके। तो पहला लॉ कमीशन बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ये ध्यान रख लेने वाली बात है। ये कौन सा है? 1833 वाला, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है? पहली बात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। दूसरी बात गवर्नर जनरल के साथ में जो काउंसिल थी 3 लोगों की, उसमें अब एक नया सदस्य और जोड़ दिया लॉ मेंबर, लेकिन अभी इसको वोटिंग राइट नहीं है, ओके। तीसरी बात, इसको मोनोपोली जो थी कंपनी की सभी चीज़ों में जो पहले थी वो तो 1813 में समाप्त हो गई, चाय और चीन पे बची थी वो 1833 में टोटली समाप्त हो गई। उसके बाद में अगली बात, जो यहाँ पे लॉ बनेंगे उनको वहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट से पास करवाना होगा। और फिर अंतिम बात, ये जो लॉ कमीशन बनाया गया था उसका अध्यक्ष जो था मैकाले था। अब बात करते हैं 1853 का एक्ट। इसमें वही गवर्नर जनरल और 4, क्योंकि 3 तो पहले से, एक लॉ मेंबर। अब इसमें बस इतना है कि इसको वोटिंग राइट्स दे दिए गए, ठीक है, इसको वोटिंग राइट्स दे दिए गए। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जो विधायिका है, विधायिका कानून बनाने वाली, उसमें 12 सदस्य कर दिए गए। उसमें कितने कर दिए? 12 सदस्य कर दिए गए। 6 तो इनके साथ में गवर्नर जनरल प्लस 4 प्लस 1 अपना जो आर्मी चीफ होता था उसको भी रखा जाता था, ठीक है। तो 6 ये और 6 प्रांतों से बुलाए गए कि आप 6 लोग प्रांतों से आएंगे, जिसमें बंगाल, आगरा, मद्रास, चेन्नई, उसके अलावा चीफ जस्टिस और जज सुप्रीम कोर्ट का। तो ये चीज़ें आप याद भी नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना 1853 वाले में कुछ चेंज किया गया कि ये इधर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही विधायिका वाला काम कर लेती थी, लेकिन अब विधायिका वाला जो है वो संख्या बढ़ा दी गई, अलग कर दिया गया थोड़ा सा, 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल से और 6 अलग से, तो टोटल 12। बस उतना ध्यान नहीं रखो तो एक चीज़ इतना याद रखो, टोटल 12 लोगों की विधायिका यहाँ पे 1853 वाले एक्ट में शामिल कर दी गई, ओके, जिसे हम मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहली बार संसद की शुरुआत हो रही है, ठीक है, क्योंकि 12 लोग हो गए, 12 लोग बढ़ रहे हैं, ओके।
प्रांतों के लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे बंगाल के लिए एक नया गवर्नर दे दिया गया, पहले जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो वही बंगाल वाला देख लेता था, लेकिन अब बोल दिया कि बंगाल के लिए गवर्नर अलग से दे दो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के अफेयर्स ही देखेगा ओनली, ठीक है। यहाँ पे हायर सिविल सर्विसेज जो है वो भारतीयों के लिए एग्ज़ाम द्वारा होंगी और भारतीयों के लिए खोल दी गई। भारत के लोग जो हैं अब जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का पृथककरण कर दिया गया। अब दिख रहा है आपको, पहले तक क्या हो रहा था कि यही लोग, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले थे वही जो है कानून बना लेते थे, यानी कार्यपालिका वाले लोग जो है विधायिका का काम कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, 1853 वाले में विधायिका जो है वो मिनी पार्लियामेंट बना दी गई 12 लोगों की। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव पहली बार हुआ है। और अगली बात, 1853 के आसपास जो है वो ब्रिटेन की संसद को देखने लग गया कि अब कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम तो पहले 20-20 साल के लिए चार्टर एक्ट लाते थे, अब कोई फिक्स नहीं है, अब हमारा मन करेगा, यानी नो टाइम लिमिट, जब मन करेगा तभी हम नया एक्ट ला देंगे। और हुआ भी ऐसा ही, पहले 20 साल के लिए लाते थे, अब सिर्फ 5 साल ही चला 1858 में, फिर उन्हें नया एक्ट लेकर के आना पड़ा, क्योंकि भारत में 1857 में क्रांति हुई थी और मुश्किल से क्रांति को दबाया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों की हालत जो है वो ख़राब थी, तो अंग्रेज़ों को लगा अब कंपनी से शासन नहीं संभल रहा है, अब हम सीधा खुद का शासन करेंगे। इसलिए 1858 में जो है वो इलाहाबाद दरबार हुआ था, महाराणा जो राजा थे इंग्लैंड के वो आए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम अभी वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। कहीं कहीं पे वायसराय बोल देते थे, कहीं कहीं पे उसे गवर्नर जनरल, लेकिन एक नया नाम दे दिया गया था वायसराय। वैसे वास्तविकता ये थी कि जो देसी रियासतें थी उनके लिए गवर्नर जनरल वायसराय था, और बाकी जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटेन का वहाँ पे वो गवर्नर जनरल ही था, ओके। तो 1858 में जब ये वायसराय का पद बना तब भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, आपको 3 चीज़ें याद हो गई होंगी क्या है? जब 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, तब जो थे लॉर्ड बेंटिक जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे पहले, और वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने, ओके। बाकी चीज़ें सेम रहीं, 12 लोगों की मिनी पार्लियामेंट रही, केंद्र राज्य के लेवल पे कोई चेंज नहीं किया। 1858 वाले में एक नई बात उन्होंने बोल दी कि अब हम जो है वो किसी भी रियासत का अब जो है वो हम अनेक्स नहीं करेंगे, उसको कब्जे में नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि ज़्यादातर रियासतों को अपनी एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद निषेध की नीति के द्वारा जो है वो अपने ब्रिटेन कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें से उदयपुर, अवध, सतारा, झांसी ये अलग अलग राज्य थे। इससे राजा महाराजा नाराज थे, इसलिए अंग्रेजों ने अब क्लियर बोला कि अब हम किसी नए राज्य को अनेक्स नहीं करेंगे, लेकिन हम BEIC को समाप्त कर रहे हैं, कंपनी को समाप्त कर रहे हैं, और सीधा सीधा ब्रिटिश ताज के अंदर जो है वो हम भारत को ले रहे हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम ख़त्म कर रहे हैं, ओके। ये आगे बात समझो। फिर 1861 की बात करते हैं। 1861 में गवर्नर जनरल के साथ में 5 मेंबर हो गए। ये कौन सी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इस 5 मेंबर्स को पोर्टफोलियो डिवाइड कर दिए गए, यानी मंत्री पद दे दिए गए, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल सबसे इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन इस बार क्या किया, अब जो इनके साथ में 5 मेंबर हैं उनको विभाग बांट दिए कि भाई तुम गृह मंत्रालय देखो, तुम रक्षा देखो, तुम कानून का मंत्रालय देखो, तुम राजस्व इकट्ठा करने का देखो, तुम वित्त विभाग देखो, इस तरीके से। तो 5 मेंबर, और 1874 में एक नया और मेंबर जोड़ा गया था, PWD मेंबर, ठीक है। ये 1874 में जोड़ा गया था, तब 7 हो जाते हैं कुल। तो ये 1861 वाले एक्ट में कुल मिला के 6 लोगों की क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिनके लिए कार्य बांट दिए गए थे। इधर क्या होता है कानून बनाने वाले में, एग्जीक्यूटिव में ये जो है अपना लेजिस्लेटिव है, ठीक है। कानून बनाने में क्या होता है, यहाँ पे पिछली बार तो 6+6 था, अब क्या किया उन्होंने 6+12 कर दिया है, ठीक है, 12 कर दिया है। और इन 12 में 3 लोग भारत के नामित कर दिए गए, नॉमिनेट किए गए। इलेक्शन नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो 3 भारतीय लोगों को किस में शामिल कर दिया गया, ये
काउंसिल जो अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधायिका में शामिल कर लिया गया। और ये कौन थे? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकम राव थे। तो ये पहली बार हो रहा है 1861 में जो विधायिका है कानून बनाने वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया गया है। और 3 लोग हैं, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकम राव। ठीक है, और टोटल कितने? 18 लोग हो गए हैं किसमें? विधायिका में। ध्यान रखना। प्रोविंस लेवल पे, प्रांत लेवल पे ज़्यादा ध्यान टेंशन मत लो, भूल जाओ अभी। प्रांत लेवल वाला तो आप 1909 वाला पढ़ना और 1919 वाला और 1935 वाला पढ़ना, बाकी तो भूल जाओ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वायसराय को ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई, अध्यादेश की शक्ति दे दी गई। वो वायसराय की ऑर्डिनेंस पावर आज भी हमारे देश में शामिल है। 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दी गई है, तो वो आपको ध्यान होगी। ओके, तो ये वायसराय को ऑर्डिनेंस पावर कब दी गई? 1861 में। अब आता है 1892 में एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल के साथ में 6 लोग हो गए, क्योंकि पहले 5 थे और बाद में 1874 में PWD वाला जोड़ दिया गया, तो 6 लोग। ये तो क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद। ठीक है, कार्यकारी। ध्यान रखना, जो कार्यपाल का काम करती है। आज के समय पे प्रधानमंत्री और उनके साथ में मंत्रिपरिषद, ये मेन होते हैं कार्य करने वाले। ठीक है, ये लोग कौन है? इधर वाले लोग कौन है? ये लोग हैं कानून बनाने वाले। ठीक है, कानून बनाने वाले। तो अब पहले थे 6+12, अब 6+16 कर दिए, यानी टोटल 22 कर दिए। और ये भी नॉमिनेटेड है। ठीक है, एडिशनल मेंबर जो थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो 1892 वाला है, इसमें बजट जो है उस पर जो है वो डिस्कशन अलाउ कर दिया गया विधायिका के अंतर्गत। इतना ध्यान रख लेना। बजट यहाँ पेश किया जाता है। बजट कौन पेश करता है? अपना ये फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करने वाला है साल भर का, तो उसमें उस पे जो है वो डिस्कशन होगा विधायिका के अंतर्गत, जैसे आजकल भी होता है। संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद में 1 महीने तक डिस्कशन चलता है बजट पर। ठीक है, सेम ये कहाँ पे शुरुआत हुई है? 1892 में शुरुआत हो चुकी है। ओके, फिर 1909, इसमें गवर्नर जनरल के साथ में 6 लोग, वही सेम रहा और फिर कंटिन्यूस रहा। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे 1909 में एक क्या किया गया? भारतीय को अलाउ किया गया। 1909 में एक भारतीय को अलाउ किया गया। किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है मंत्रिपरिषद की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की। 1909 में एक भारतीय को अलाउ किया गया जो सत्येंद्र सिन्हा थे। 1919 में 3 भारतीयों को अलाउ कर दिया गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। ठीक है, विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानूनों का पालन कराती है। तो 1919 वाले में 3 भारतीय अलाउ कर दिए गए और 1935 वाले में 3 भारतीय ही अलाउ रहे। ओके, 1909 की बात चल रही है, जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिए, इधर संसद जो है वो बड़ी हो गई है एक्चुअली में। पहले 6+16 थे, अब 6+60 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बहुत बड़ी संसद हो गई एक तरीके से। और अगली बात, खुशी की बात ये थी कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है कुछ मेंबर्स के लिए, चुनाव हो रहे हैं। भले ही पूरी जनता भाग नहीं ले रही हो, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जमींदार लोग भाग लेते थे 27 लोगों के चुनाव में। ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इलेक्शन की शुरुआत जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से 1891 वाले एक्ट में हो चुकी है। ओके, 1891 वाले एक्ट में इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई है 1909 में, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले और मिंटो, ये मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे अपने इंग्लैंड में, सचिव बैठते थे, और मिंटो जो थे वो भारत में जो थे वायसराय थे। यहाँ पे भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई है क्योंकि 60 मेंबर हो गए हैं, इसमें से बहुत सारे भारतीय हो गए। 1919 वाले को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोंटेगू जो थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंग्लैंड के अंदर बैठते थे। चेम्सफोर्ड जो थे वो हमारे गवर्नर जनरल थे, तो इसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या खास बात रही? इसमें केंद्र के लेवल पे द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई। अब यहाँ पे आपको केंद्र और प्रांत पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके,
1919 में केंद्र के लेवल पे द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। द्विसदनीय का मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे अगर आप देखें तो केंद्र में द्विसदनीय है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, सेम टू सेम ये 1919 में शुरुआत हो गई एक तरीके से बाई कैमरल लेजिस्लेटर। इसमें एक होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती थी काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को आज के हिसाब से आप राज्यसभा बोल सकते हो और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोकसभा बोल सकते हो। इनका 3 साल का कार्यकाल होता था लेजिस्लेटिव असेंबली वालों का, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा वालों का उस समय के हिसाब से 5 साल का कार्यकाल होता था। संख्या आप याद नहीं रखें, ठीक है, संख्या याद नहीं रखें, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस एक की पॉइंट याद रख लेना, केंद्र के लेवल पे द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है, 1919 में। ओके, 1919 की एक खास बात कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी है। अब प्रांतों में द्वैध शासन कैसे, देखो आज के समय पे आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रांतों और केंद्र की जो कार्य हैं उनको बांटा गया है, केंद्र की विषय सूची, राज्य की विषय सूची और समवर्ती विषय सूची। ऐसे ही उस समय केंद्र की सब्जेक्ट, केंद्र की सूचियां और राज्यों की सूचियां 2 बांटती, लेकिन राज्यों की सूचियों को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक बांटी गई ट्रांसफर्ड यानी जो हस्तांतरित कर दी गई थी, किसके लिए, गवर्नर एंड मिनिस्टर्स के लिए, और एक बांट दी गई थी रिजर्व, जो कि रिजर्व यानी आरक्षित रखी गई थी, किसके लिए, गवर्नर एंड काउंसिल के लिए। आगे बात समझ में, थोड़ा सा याद रख लेना, और कुछ भी याद नहीं रहे तो बस ये पॉइंट याद रख लेना कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन आया, जिसमें प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 भागों में बांट दिया गया। बस इतना याद रख लेना। ओके, इसी की कुछ खास बात, दूसरी खास बात क्या थी कि केंद्र के लेवल पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। संविधान में प्रीएम्बल जोड़ा गया था इस समय, वो कोई ज़्यादा याद रखने वाली बात है नहीं, ठीक है। इलेक्शन हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शन होने की बात बोली गई थी, और सांप्रदायिक निर्वाचन बढ़ाया गया था मुस्लिमों से थोड़ा सा सिखों के लिए क्रिश्चियन। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब समझ में आता है, ये शुरुआत कब हो गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन की, 1909 में। कब हो गई थी, 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है कि एक एरिया, उस एरिया में मान लीजिए कि मुसलमानों के लिए, एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक ये एरिया है, ठीक है, इसमें 10,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, 10,000 की पॉपुलेशन है इसमें, और इसमें ज़्यादातर लोग यानी 10,000 में से 7,000 लोग मुस्लिम हैं, ठीक है, 3,000 लोग अदर कम्युनिटी के हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए 1909 में एक एक्ट के तहत ये सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू कर दिया गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर चुनाव होगा तो यहाँ पे जो खड़ा होने वाला होगा चुनाव में वो भी मुसलमान होगा, और जो वोट देने वाले लोग होंगे वो भी मुसलमान होंगे। मतलब यहाँ ये जो 3,000 लोग हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसे बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी स्पेशल इलेक्टोरल सिस्टम। किसी भी जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया था, धर्म के आधार पे। क्योंकि इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 1905 में उधर की साइड में मुस्लिम लीग बन चुकी थी, और मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि हमें स्पेशल इलेक्टोरल दिया जाए, हमें सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाए। और अंग्रेज़ इस चीज़ को जानते थे कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है, तो हम इनके लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दें। तो ये 1909 में शुरू हुआ था, 1919 में इसे और बढ़ा दिया गया था, और 1935 में थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया था। ओके, अलग अलग जाति और धर्मों के लिए। ओके, तो 1909 वाले की क्या बात याद रखनी है, एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। 1909 वाले की आपको क्या याद रखनी है, एक तो इसका नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो इंग्लैंड में बैठते हैं, और मिंटो गवर्नर जनरल हैं जो इंडिया में बैठते हैं। ओके, इसमें क्या बात याद रखनी है, पहली बात तो यहाँ पे इस सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई है। ओके, और यहाँ पे कुछ इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो चुने जाने लग गए हैं, किसके अंतर्गत, विधायिका। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या हो गई है विधायिका की, 6+60। ओके, 1919 वाले में केंद्र में द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन, ये ध्यान रख लेना है, और सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया।
1935 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1935 वाले एक्ट से बहुत सारे प्रावधान हमारे आज के संविधान में डायरेक्टली ले लिए गए थे। पहली बात तो गवर्नर जनरल के साथ में 6 लोग रहेंगे जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो रहेंगे, उनको मिनिस्टर मंत्रालय मिलेंगे। उनमें 3 भारतीयों की अनुमति दे दी गई कि 3 भारतीय ले सकता है गवर्नर जनरल चाहे तो। ओके, उसके बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में वहाँ एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई इंग्लैंड के अंतर्गत। वो अकेला था पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब उसके साथ में 6 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल, वो यूज नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र में द्विसदनात्मक शासन पहले ही शुरू हो चुका है, तो उसकी संख्या अब बढ़ा दी। पहले 145 था, अब 375 लोकसभा वाले हो गए और राज्यसभा वाले 260 हो गए एक तरीके से। यहाँ पे एक नया प्रस्ताव लाया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। सभी इंडिया में जो रियासतें थीं 565 से अधिक, उन रियासतों को बोला गया कि आप भी आओ, आपको हम यहाँ पे कानून बनाने में शामिल करेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन के रूप में। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव भी 1935 में दिया गया। केंद्र के स्तर पर अब द्वैध शासन हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट को। यहाँ क्या था, राज्य के स्तर पे द्वैध शासन। अब एक चीज कंफ्यूज मत करना, द्वैध शासन और द्विसदनात्मक। ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब होता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, ये दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। और द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि इसके जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनको बांट दिया गया। एक तो हस्तांतरित में, यानी जो ट्रांसफ़र कर दिए गए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के लिए, और एक हो गए आरक्षित, जो कि गवर्नर जनरल और मिनिस्टर के लिए दे दी गई। तो ध्यान रखना, विषयों को बांट देना 2 तरीके से, तो द्वैध शासन, और 2 सदन बन जाना द्विसदन। ठीक है, तो आज तो केंद्र के लेवल पे आपको पता है द्विसदन आज भी है। ओके, और केंद्र के स्तर पे जो है वो द्वैध शासन। पहले जो द्वैध शासन यहाँ था 1919 में राज्यों के लेवल पे था, वो 1935 में इधर की साइड में आ गया। आगे बात समझ में, बस इतना था। क्या है, प्रांत के स्तर पे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी शुरू की गई, कुछ राज्यों में। ठीक है, द्विसदन, जैसे कि आज के समय पे भी अगर आप देखना चाहें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट आया गया। तो जो केंद्र के लेवल पे द्वैध शासन था वो किस तरीके से था कि सब्जेक्ट को हमने 3 भागों में बांटा। एक तो केंद्र वाली, फेडरल वाली, एक समवर्ती वाली, एक राज्य वाली, फेडरल, कॉन्करेंट एंड स्टेट। और केंद्र वाली जो है उन्हें 2 बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। अब ये एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हस्तांतरित और आरक्षित क्या हो रहा है। हस्तांतरित वाला जो है वो भारतीय लोग जो मंत्रालय बना रहे हैं उनके लिए दे दिया गया, और आरक्षित वाला जो है वो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल बैठा है ना, उसके पास में रह गए। वो अपने पास में रख लेता था, कंट्रोल कर लेता, रिजर्व रख लेता था उन चीज़ों को। लाइक डिफेंस, रक्षा मंत्रालय पे निश्चित ही है अंग्रेज अधिकारी ही रहेगा, उसमें भारतीय अधिकारी जा ही नहीं सकता इस तरीके से उसकी टॉप पोस्ट पे। तो कुछ रिजर्व रख लेता था गवर्नर जनरल अपने पास में, और हस्तांतरित कर देता था किसके लिए, जो नए चुन करके आए प्रतिनिधि हैं और उनका मंत्रिमंडल है। ओके, बस यही बात है कि ये जो इसका बैकग्राउंड क्या था। इसके बैकग्राउंड में नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, साइमन रिपोर्ट आई थी, जिन्ना के 14 सूत्री फॉर्मूला थे, बाद में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फिर यहीं पे 1935 में 2 जो है वो 3 नए राज्य बनाए गए और बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा को 1935 में भारत से अलग कर दिया गया था, बर्मा यानी आज का म्यांमार। तो 3 नए राज्य, उड़ीसा, सिंध में, ये कोई याद रखने की कोई बात नहीं है, बट इतना याद रख लेना, म्यांमार यानी बर्मा, ठीक है, इसको 1935 में भारत से अलग कर दिया गया था, एक अलग देश बना दिया गया था। ओके, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में, जिसे आज के समय पे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। पहली वाली सुप्रीम कोर्ट जो थी 1777 वाली, वो सुप्रीम कोर्ट छोटे लेवल की थी और उसे आज की फेडरल कोर्ट की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय जो था अंग्रेजों का शासन छोटे से इलाके पे था। लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेम टू सेम जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट जो 1937 में बनी उसके आधार पे। ओके, इसी 1935 के एक्ट के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत प्रांतों में इलेक्शन हुए थे
और भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ये 1935 वाला एक्ट है। ओके, तो ये मैंने आपको 2 पेज में थोड़ा सा टाइम लेके ही समझाया है। सारी चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं वो पढ़ाई हैं। तो अब मैं ये सब जो नीचे है वो पढ़ता चलूँगा, आप देखते चलना क्या मैंने वो जो समझाया वो समझ में आया। ठीक है, एक एक करके, और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब रिवाइज करेंगे। एक बार दोबारा बोलूँ मैं, अंग्रेज आए 1600 में चार्टर एक्ट लेकर के आए, मोनोपोली लेकर आए। ठीक है, 1757 में, 1764 में युद्धों में अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं को हरा दिया, और 1765 में क्या हुआ, संधि हुई इलाहाबाद की, और वहाँ पे उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए। ठीक है, दीवानी राइट्स लेने के बाद में कुछ समय बाद में कंपनी की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार अधिक हो गया था। सन 1768 से लेकर 72 तक बंगाल में अकाल भी आया था, और कंपनी को जो है वो कुछ व्यापार में घाटा हो रहा था। कंपनी दिवालिया होने वाली थी। उस दिवालियापन से बचाने के लिए अंग्रेज़ों ने कंपनी के लिए, अंग्रेज यानी ब्रिटेन की संसद ने, बहुत बड़ी कंपनी थी तो उसको डूबने नहीं दिया जा सकता, कंपनी के लिए बहुत सारा लोन दिया, और कंपनी के सही तरीके से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर हर 20 साल में रेगुलेटिंग एक्ट लाए। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स एक्ट भी लाया गया। ठीक है, हर 20 साल में 1773 के बाद 93, 1813, फिर 1833 जहाँ पे कंपनी के सारे अधिकार, मोनोपोली वाले अधिकार थे वो समाप्त कर दिए। फिर 1853। उसके बाद में क्या हुआ कि 1857 क्रांति हुई, तो 1858 में आया एक्ट। ठीक है, GI एक्ट। फिर 61 में आया, फिर 91-92 में आया, और फिर उसके बाद में 1909 जिसे हम मार्ले मोंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1919 जिसे हम मोंटेगू चैम्सफोर्ड कहते हैं, और 1935 जिसे हम GI एक्ट 1935 कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में। तो एक बार रिवाइज करें। संवैधानिक विकास का पहला कदम कौन सा है? 1773 वाला है। ओके, फर्स्ट एक्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द इंडिया। ठीक है, व्यवस्था को स्थापित करने और नियमित करने के लिए। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड कंपनी को कंट्रोल करने के लिए EIC पर ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण का पहला प्रयास था। सीधी सी बात है, कंपनी पर दिवालिया हो गई थी, पैसे दिए हैं कंपनी के लिए तो कंट्रोल करना जरूरी है। तत्कालीन ब्रिटिश PM कौन थे? तो फ्रेडरिक नॉर्थ जो थे, ये व्यक्ति जो हैं वो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो पूछा जाए कभी ऑब्जेक्टिव में कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेडरिक नॉर्थ थे। ओके, कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई कि इसका प्रशासन देखना है तो 2 संस्थाएं बनाओ। एक तो बनाई गई जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल बोलते हैं, जिसमें 24 सदस्य थे। सदस्य ध्यान मत रख लेना। ओके, उसके अलावा दूसरी बनाई गई कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जो हितधारकों का मंडल था। ठीक है, यहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एंड कर दिया गया इंडिया के अंतर्गत। डुअल फॉर्म ऑफ एंड कैसे हुआ? जो बंगाल में एक राजा काम कर रहा था, एक अंग्रेज काम कर रहे थे, अब बोला कि राजा को काम करने मत दो, अब शासन भी तुम चलाओ, पैसे भी तुम इकट्ठा करो। तो डुअल फॉर्म का एंड कब कर दिया गया? 1773 के अंतर्गत। ओके, ये एक्ट आया। ओके, बंगाल का जो गवर्नर था, इससे पहले बंगाल में गवर्नर होता था। 1773 से पहले बंगाल में गवर्नर होता था, बम्बई में गवर्नर होता था, और मद्रास में, तीनों जगह गवर्नर होते थे। अब क्या किया, बंगाल वाले को जो है वो गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, अब बंगाल में जो बैठेगा वो गवर्नर जनरल होगा। मुंबई में और मद्रास में जो गवर्नर हैं उन्हें बंगाल वाले के नीचे लेकर के आ गए। ठीक है, कि अब बंगाल वाला जो कहे उसे मान लेना। ओके, लेकिन शक्तियों का वितरण सही ढंग से नहीं किया, इसलिए बाद में इश्यू रहे, तो बाद में इनको अलग से पावर दी गई। तो पहले गवर्नर जनरल कौन रहे बंगाल के? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन रहे? वारेन हेस्टिंग। अब हमें ये नहीं पढ़ना कि बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, ऐसे तो ये सब्जेक्ट ख़त्म ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। यहाँ पे गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद बनाई गई। ठीक है, और यही क्या करती थी? यही एग्जीक्यूटिव का काम करती थी, यही लेजिस्लेटिव का काम करती थी। ओके, सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश, ये ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट जो बनी सन 1774 में, 1773 के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, तो वो कौन थे? वो एलिजा एम्पे थे। पावर स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नर जनरल की जो पावर थी उनको डिफाइन नहीं किया था, आपस में लड़ाई हो रही थी, इसलिए सन 1700
1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया था, ठीक है। सन 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जिसमें 1777 की कमी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज था और गवर्नर आपस में जो लड़ाई हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ओके, भारत में राजस्व, सैन्य, नागरिक मामलों संबंधी सभी जानकारी कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यकता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये तो पहले से भी कर रहे थे। 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। कहानी क्या थी, बस इतना था कि पहले कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि गवर्नर जनरल के साथ में जो 4 लोग थे, उसके कारण गवर्नर जनरल को उतना अधिक पावर नहीं मिल पा रही थी। तो बस इन्होंने क्या किया, इन 4 को हटा करके 3 कर दिया, ठीक है। अब 3 हो गए, तो अब गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई, ठीक है। तो बस इतना सा था। तो गवर्नर जनरल के साथ में 3 हो गए, तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई। यही काम लोग कानून बनाएंगे, यही लोग कानून का क्रियान्वयन करवाते थे, यानी विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं थी। उस समय विलियम एक्ट जो है वो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, इसलिए इस एक्ट का नाम है विलियम पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, क्योंकि ये बिल्कुल यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे उस समय, 24-25 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये कोई खास बात है नहीं। ओके, एंड देन 1786 में एक्ट आया, तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गई, पहले ही मिल चुकी थी, और सेनापति की शक्तियाँ मिल चुकी हैं। 1793 का एक्ट आया, तो यहाँ पे नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जा रहा था। तो यही वाली बात जो मैंने बोली, ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हो चुकी थी। ओके, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव लिखित लिखा के, कॉन्सेप्ट बना के, ओके, 20 वर्ष के लिए बढ़ा देना, ये तो हमेशा चल रहा है। फिर 1813 का एक्ट आया। 1813 के एक्ट के बैकग्राउंड में देखें तो उधर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही है, ठीक है, और लेसा फेयर की नीति आ चुकी है। लेसा फेयर मतलब लेट देम बी, उन्हें खुले में व्यापार करने दो, सभी लोगों को छोड़ दो, कंपनी बनाओ, व्यापार करो, मुनाफा कमाओ, सरकार को टैक्स दो, तभी डेवलपमेंट होगा। तो लेसा फेयर की नीति भी आ चुकी थी। इसलिए कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, कंपनी BEIC के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया, लेकिन चाय और चीन वाला छोड़ दिए गए थे कि अभी भी इन पे ही कंपनी एकाधिकार रखेगी। ओके, ये बात रही थी। एंड यहाँ पे ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। ओके, एंड उसके बाद में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान कर दिया। ये 1813 वाला। 1833 वाले में, जिसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, यहाँ पे कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए, चीन और चाय वाला भी एकाधिकार समाप्त कर दिया। यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है वो पहले बंगाल का होता था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी प्रशासनिक केंद्रीकरण, क्योंकि अब केंद्र के लेवल पे पहुंचा दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। ओके, तो इसको नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसी के अंतर्गत होती थी। तो पहला कौन था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो 1833 के एक्ट के बाद में बना था। उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। ओके, उसके बाद में सभी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई कंपनी की, चाय और चीन वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया कि खुली भर्ती करवाएंगे, लेकिन लागू नहीं हो पाया। ये 1853 में होता है। ओके, ये 1853 में होता है। ओके, एंड गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, पहले 1+3 था, अब उसमें 1 और जोड़ दिया गया लॉ मेंबर के रूप में, और वो कौन था, लॉर्ड मैकाले। और यही क्या करता है, धीरे धीरे कोडिंग ऑफ द लॉ, जो कानून है उनको संहिताबद्ध करने का काम करता है। ओके, 1834 में विधियों का संहिताकरण करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग बनाया गया। तो पहला लॉ कमीशन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। ओके, आगे बात समझ में। 1834 में दास प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी। ओके, 1853 वाला एक्ट आता है, जिसमें कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने की शुरुआत होती है। अब तक क्या हो रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वही काम जो है वो लेजिस्लेटर का काम कर रही थी, यानी जो अपनी कार्यपालिका थी वही क्या कर रही थी, विधायिका वाले कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अब थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब प्रशासनिक और विधायी कार्यों को थोड़ा सा अलग किया जाएगा, यानी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर शुरुआत हो चुकी है। गवर्नर जनरल को वीटो पावर थी, ठीक है। यहाँ पे 6+6 वाली क्या हो गई, ये क्या हो गई, विधायिका हो गई इधर की साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें जो 6 आ रहे हैं वो बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा से आ रहे हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड एक सीनियर जज जाता था। बाकी 6 उधर अपनी जो काउंसिल बनी हुई थी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो थे।
विधायिका के अंतर्गत। तो टोटल 12 लोग जो हैं वो गवर्नर जनरल की विधायिका वाली परिषद में शामिल हो रहे थे, ध्यान रख लेना। ओके, तो 12 लोग जो है विधान परिषद में, इसे छोटी संसद के रूप में भी बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट के रूप में भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सिविल सेवकों की खुली भर्ती के लिए भारतीयों को अलाउ कर दिया गया, ओपन कंपटीशन के तहत यहाँ भर्तियाँ होने लग गई। ठीक है, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की सदस्य का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1833 में जो विधि सदस्य आया था, लॉ मेंबर जो आया था, उसको वोटिंग राइट नहीं थे, लेकिन 1853 में उसको वोटिंग राइट्स भी मिल गए। 1858 में BIC ख़त्म हो गई, सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत आ गया इंडिया। इलाहाबाद दरबार हुआ नवंबर 1900, ये 1858 है एक्चुअली में, 1858 में इलाहाबाद दरबार हुआ। भारत में इलाहाबाद दरबार लगा तो कंपनी का पूर्णतः शासन समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का नाम जो देसी रियासतें थी उनके लिए क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो वायसराय का प्रयोग देसी रियासतों के लिए किया जाएगा, बाकी गवर्नर जनरल ही बोलते थे उसे, बाकी अन्य पूरे देश में। तो पहले वायसराय के रूप में कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में 3 सवाल पूछे जाते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान रख लेना, 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत के लिए राज्य सचिव का नया पद बना दिया गया, तो एक नया पद बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये इंग्लैंड में बैठता था। ठीक है, एक तरीके से मंत्री पद बना दिया गया था। कैसे मंत्री पद कैसे हुआ, देखो ऐसा है, आपको मैंने अभी मैप में भी बताया था, यहाँ इंग्लैंड है, छोटा सा एक द्वीप है। ठीक है, द्वीपीय देश इंग्लैंड, और यहाँ अपना इंडिया है। ओके, ये अपना इंडिया वाला दिखता। तो इंग्लैंड में संसद है। ठीक है, और वहाँ संसद में से प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं और मंत्रिपरिषद बनती है। इस मंत्रिपरिषद में एक होता है गृह मंत्री, एक होता है अपना रक्षा मंत्री। ऐसे ही एक भारत मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत मंत्री, और इसे बोला गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सचिव का नया पद, एक तरीके से मंत्री होता था जो भारत के रिगार्डिंग जितने भी मामले होते थे उनकी देखरेख करता था। जैसे हमारे भारत में एक पूर्वोत्तर मंत्रालय बनाया गया, ऐसे ही इंग्लैंड में क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। ओके, उसके बाद में राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। तो ये कोई ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो ये की पॉइंट के रूप में याद रख सकते हैं कि लॉर्ड स्टैनले जो थे भारत के प्रथम सचिव थे। ओके, ये ध्यान रख लेना। 1861 में एक्ट आता है, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो जो है वो रहती ही है, लेकिन उनको अलग अलग पोर्टफोलियो बांट दिए जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब उनको पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे, होम मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, फाइनेंस मंत्रालय। इसी तरीके से 1874 में कौन सा आ जाता है, PWD वाला आता था। ओके, तो ये पहली बार पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं और गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। विधायी नहीं, एक्चुअली में ये विधायी शक्तियाँ तो पहले ही विकेंद्रीकृत हो चुकी थी, ये कार्यकारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया गवर्नर जनरल की। ओके, कार्यकारी। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की जो विधायिका थी, विधायिका में उसमें भारतीय लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया गया है। तो 3 भारतीय लोग शामिल होते हैं, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव। ये पहली बार 3 भारतीय लोगों को किस में शामिल किया गया है, विधायिका में। ठीक है, और विभागीय कार्यप्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है, जिसमें ये 5 बनते हैं, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, और 1874 में PWD। यहाँ पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दे दी जाती है। ये कौन सा एक्ट है, 1861 वाला, ये अब तक भी है 123 के तहत में। ओके, विधान परिषदों को कानून बनाने का स्पेशल, तो यहाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर जो पहले बीच में बंद कर दिया था वो अब दोबारा से दे दिया गया है प्रांत के लेवल पे, कि राज्य अपना कानून बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर 1885 में कांग्रेस बन जाती है, कांग्रेस अलग अलग डिमांड रखती है। तो 1892 में जो है कुछ थोड़ा बहुत सुधार किया जाता है, और सुधार में क्या किया जाता है कि यहाँ पे केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाती है। ओके, टोटल मिला के 6 + 16 कर दिए जाते हैं। ठीक है, 22 हो जाते हैं विधायिका में सदस्य। ओके, 6 + 16। ओके, आगे बात समझ में। फिर 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिसमें भारत सचिव जो है वो मार्ले है जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिंटो है जो कि कलकत्ता में बैठा है। 1909 तक जो है वो कलकत्ता में ही बैठता था,
ओके, 1911 के बाद में चेंज होता है वो दिल्ली में। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था कि 1892 के एक्ट के जो कमियां थी उनको दूर करना। 1905 में मुस्लिम लीग अपनी कोई डिमांड रख रही थी तो उनको मुसलमानों को खुश करना। और उससे पहले 1907 में सूरत स्प्लिट हो चुका था कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ये जो उग्रवाद बढ़ रहा है इसको भी सामना करना है, तो क्यों ना इनको आपस में बांट दें, आपस में लड़ा दें इस तरीके से। तो पहली बात तो ये थी कि जो विधायिका थी उसकी सदस्यों की संख्या जो बढ़ा करके 60 कर दी, 6 + 60। ठीक है, 6 तो वो हैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले, और ये कौन से हैं, विधायिका वाले। ठीक है, एक थोड़ा सा आप क्रैश कोर्स देख लिया है ना, तो बार बार में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से आपसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानूनों का पालन करवाने वाली कार्यपालिका, और लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायिका जो कानून बनाती है। ओके, तो कानून बनाने वाले जो हैं वो 60 सदस्य कर दिए गए थे। ओके, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार जो है वो कुछ लोगों को यहाँ पे जो वोटिंग राइट 1893 में मिले थे, पहली बार वोटिंग राइट मिल चुके थे 1893 में, यहाँ पे बढ़ा करके 2% लोग हो गए थे। ठीक है, ऑल इंडिया की पॉपुलेशन के 2% लोगों को वोटिंग राइट मिल गए थे। ओके, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत कर दी गई। ये केवल मुसलमानों के क्षेत्र में केवल मुसलमान ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, ऐसा था। और ये बहुत गलत स्टेप था, ताकि बाद में ये बहुत ज़्यादा घातक हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। तो के मुंशी ने इस व्यवस्था में कहा कि इस व्यवस्था ने उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। बिल्कुल सीधी सी बात है, जो लोकतंत्र उभर रहा है उसमें आपने सिर्फ कुछ लोगों को ही खड़ा होने की और कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया, तो एक उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ये किसने कहा, के मुंशी ने कहा था 1909 वाले एक्ट के बारे में। सांप्रदायिकता को वैधानिक शुरुआत मिल गई। ओके, तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है, मिंटो। ओके, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य बना दिया गया। ओके, ये पहली बार हो रहा है कि भारत के किसी व्यक्ति को किस में बोला है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इससे पहले अगर आप ध्यान करें तो यहाँ पे मैंने बताया था 3 लोगों को 1861 में सदस्य बनाया था, लेकिन वो किस में बनाया था, वो विधायिका वाले में, लेजिस्लेटर वाले में। और 1909 में क्या हो रहा है, वो अपनी कार्यपालिका वाले में। ठीक है, किसमें, कार्यपालिका परिषद में। ध्यान रखना, कार्यपालिका छोटी है, विधायिका बड़ी है। आज भी देखिए ना आप, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का मतलब हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी 25-30 मंत्री हैं, उसको बोला जाएगा कार्यपालिका। ध्यान रखना, तो ये तो छोटी सी संख्या हो गई। और विधायिका की मैं अगर बात करूं तो पूरी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के विधायिका। ओके, आगे बात समझ में। तो ये था कॉन्सेप्ट। 1919 वाले में मोंटेगू जो है वो भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल हैं। ये 1919 वाला 1 अप्रैल 1920 को लागू होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रिपोर्ट रखी थी, उसके आधार पे तैयार किया गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे इतना ध्यान रखना, आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो चुकी है। क्यों उत्तरदायी शासन देना चाह रहे हैं अंग्रेज भारत के अंतर्गत, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की हालत टायर्ड थी। उन्होंने भारतीयों से कहा था कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपको स्वशासन के लिए बढ़ाएंगे, आपको थोड़ा धीरे धीरे ये जो है उत्तरदायी शासन देंगे। तो ये युद्ध हो चुका था 1918 ख़त्म, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो उन्होंने आंशिक उत्तरदायी शासन दिया। उसके अलावा लखनऊ में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम और कांग्रेस सब मिल गए थे, तो फिर भारतीय एकता भी आ गई थी। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि अब एक हो गए, थोड़ा बहुत आप उत्तरदायी शासन दीजिए। ओके, और होम रूल आंदोलन चल ही रहा था, तो उसके कारण अंग्रेजों ने 1919 में उत्तरदायी शासन की शुरुआत की और केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों को बांट दिया गया। प्रांतों में दोहरा शासन लगा दिया गया, द्वैध शासन जिसे बोलेंगे। ठीक है, द्वैध शासन, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो है वो गवर्नर ने अपने पास रखे और हस्तांतरित जो है वो गवर्नर ने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको दे दिए। ठीक है, आरक्षित का मतलब गवर्नर ने अपने पास आरक्षित कर लिए, हस्तांतरित यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि, यानी आंशिक उत्तरदायित्व की शुरुआत हो चुकी है, मंत्रिपरिषद बनने लग जाएगी, वो भारतीय लोग ही होंगे, तो उनकी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। ओके, एंड लोक सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना कर दी जाती है। ली आयोग था 1926 में, ली आयोग ने अनुशंसा करी थी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाना चाहिए। तो उसकी जो
अनुशंसा थी, उसके आधार पे 1926 में जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। और ये लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान कब था? 1919 वाले एक्ट में था। यानी आज की जो यूपीएससी है उसका कॉन्सेप्ट कब था? उसका कॉन्सेप्ट आया था 1919 के एक्ट में। उस एक्ट के तहत एक आयोग बनाया गया था, ली आयोग, और उस ली आयोग के कहने पे 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। महिलाओं को वोटिंग राइट मिले थे पहली बार, लेकिन नाम मात्र। नरेंद्र मंडल बनाया गया था, देशी रियासतों की समाप्त कर जो समस्याएं थी उनको विचार करने के लिए एक नरेंद्र मंडल बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा 1919 के इस एक्ट में। सांप्रदायिक निर्वाचन था, उसका विस्तार कर दिया। पहले तो मुसलमानों के लिए था 1909 वाले एक्ट में, अब एंग्लो इंडियन, यूरोपीय ईसाई, यूरोपियन, सिखों, इनके लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया। और 10 वर्षों के बाद में इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन में 8 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी जो हैं वो, उनको लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है वो चैलेंज किया कि आप बना के दिखाओ अपना कुछ संविधान। तो फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश की। तो ये भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान बनाने की दिशा में पहला कदम था। यहाँ अधिराज की यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। लेकिन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे जो है वो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात बोल दी गई थी। ये कब हो रहा है? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ है और फिर उसमें बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। तो उस समय से जो है वो 26 जनवरी को 1947 तक एक तरीके से आज़ादी दिवस मनाया गया। अब आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, तो नेहरू जी को लगा कि यार 26 जनवरी को कुछ तो स्पेशल बनाया जाए, इसलिए संविधान लागू जो कि 26 नवंबर को हो जाना चाहिए था, वो 26 जनवरी 1950 को किया था। ओके, ताकि 26 जनवरी वाला जो दिन है वो स्पेशल बना रहे। ओके, उससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलते रहते। अब आती है 1935 में भारत शासन अधिनियम, ज़्यादातर प्रावधान इसी में है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या करेगा? सभी देशी रियासतों को कहा कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखें, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल हो जाएं। भारत के राजाओं को लगा कि इससे उनकी जो स्वायत्तता है वो खत्म हो जाएगी, तो वो ज़्यादातर जो इसमें शामिल ही नहीं हुए। तो इन्होंने विरोध किया, तो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना ही नहीं हो पाई। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच में जो कार्य थे 1935 वाले एक्ट में 3 सूचियों में बांट दिए, केंद्र, राज्य और संवर्ती। अब केंद्र वाली सूची में भी 2 भाग कर दिए, एक कर दिया आरक्षित, ठीक है, और एक कर दिया हस्तांतरित। पहले जो राज्यों के लेवल पे था अब उसे चेंज कर दिया। राज्यों वाली चीजें तो अब डायरेक्ट राज्य का जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चलाएंगे, लेकिन केंद्र के लेवल पे आरक्षित और हस्तांतरित कर दिया। यानी केंद्र के लेवल पे क्या कर दिया इन्होंने? द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतों का द्वैध शासन हटा के 1935 में केंद्र में कर दिया। इससे पहले प्रांतों में द्वैध शासन था। तो यहाँ पे जो बची हुई पावर थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत कर दी गई। प्रांतों का जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया। केंद्र में गवर्नर जनरल के पास में जो आरक्षित विषय थी वो खुद रख ली, और हस्तांतरित संसद और उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मंत्रिमंडल के लिए। केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, ली आयोग ने बनाया, बोला था संघात्मक वाला, तो उसका अभी संघीय लोक सेवा आयोग, पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, अब उसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और आज के टाइम पे उसका नाम यूपीएससी है। ठीक है, और उसी समय फेडरल कोर्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा न्यायालय होने के बावजूद भी सर्वोच्च नहीं था उस समय, क्योंकि इसके ऊपर इंग्लैंड का न्यायालय आता था। ठीक है, तो इसके जो निर्णय थे उनके विरुद्ध भी लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो 1937 में जो है वो यहाँ पे भारत में सुप्रीम कोर्ट की या फेडरल कोर्ट की शुरुआत हुई, जिसके पहले चीफ जस्टिस जो थे वो मॉरिस क्वेरर थे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक तो पहले वाले का तो एलिजा एम्फे तो आपको याद है 1774 वाले का, अब वाले का भी याद रख लेना, मॉरिस क्वेरर। ओके,
उसके बाद में जो इसमें डीपीएसपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में दिया गया था, उसमें निर्देशों के उपकरण बोला गया था और आज के समय पे हम उसे डीपीएसपी बोलते हैं। ओके, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, 3 अलग अलग राज्य बनाए थे, बॉम्बे, सिंध, बिहार, उड़ीसा, इनको अलग अलग किया गया था और नए राज्य बने थे। ओके, रिजर्व बैंक की शुरुआत की गई थी, ये काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस एक्ट की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी यानी दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। और क्यों कहा था इन्होंने, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो उन्होंने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओके, 1935 के एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था क्योंकि वो 1930 में मांग कर चुके थे कि भारत को आज़ादी चाहिए, अब अंग्रेज आज़ादी दे ही नहीं रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि जिसमें भी आज़ादी की बात नहीं होगी वो कोई काम का नहीं है, दास्ता का स्लेवरी का जो है वो चार्टर है। ऐसे ही उन्होंने बोला इंजन रहित गाड़ी है जिसकी अनेक ब्रेकें हैं। ओके, तो मुस्लिम लीग नेता के जो थे जन्ना इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा गला और अस्वीकृत अयोग्य बताया। ओके, फिर उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा और इसमें पहली बार अंग्रेजों ने माना कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन कब करेंगे, हम करेंगे ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इसकी समाप्ति के बाद में। फिर इसलिए भारत के लोगों ने विरोध कर दिया कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम बाद में मुकर जाओ, क्या गारंटी है तुम्हारी। ओके, तो पहली बार संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की गई। ये उल्लेखित किया कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा उन्होंने बोला। मार्च 1942 में गवर्नर जनरल सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रख दिया गया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इंग्लैंड की संभावित हार और युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा गठन के कारण जो है ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि इंग्लैंड हार भी सकती है, युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने का मतलब ही क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो कौन सा है, ये अपना क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो क्या है, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब कैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में लग रहा था कि इंग्लैंड हारने वाला है, इंग्लैंड हारने के पूरे चांस लग रहे थे। तो जब 1942 में ये क्रिप्स प्रस्ताव लेके आया कि हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीत जाएंगे, उसके बाद में जो है हम आपको संविधान सभा का गठन करने देंगे और आप अपना संविधान बना लेना, तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम जीत ही नहीं रहे हो, हार रहे हो, यानी दिवालिया हो चुके हो। तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड आने वाले समय का एक चेक है ये। तो उनका कॉन्सेप्ट सही था कि दिवालिया बैंक यानी इंग्लैंड जो दिवालिया बैंक हो चुका है उसका पोस्ट डेटेड चेक है जो कि यूजफुल नहीं है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। वास्तविकता में मुश्किल से जो है वो इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड जीतने के बाद में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे चर्चिल, वो हार गए। चर्चिल जो थे वो एक कंजर्वेटिव पार्टी थे एंड क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी थे। लेबर पार्टी वाले थोड़े से लिबरल होते हैं। उन्होंने फिर सोचा कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, तो फिर वो कैबिनेट मिशन लेकर के भेजा, यहाँ पे 3 मंत्रियों को भेजा। फिर 1946 के मार्च में आया था कैबिनेट मिशन, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबीजे अलेक्जेंडर थे। तो याद रख लेना है, मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन आया जिसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। ठीक है, तो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, इन्होंने बोला कि अब संविधान सभा का गठन कर लिया जाए। ठीक है, फिर चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, बाकी अगला लेक्चर जो रहेगा वो पूरा का पूरा संविधान सभा पे रहेगा। ठीक है, संविधान सभा की कार्रवाई कैसे रही और क्या क्या प्रावधान रहे। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और उन्होंने बोल दिया कि भारत को आज़ाद कर रहे हैं हम और भारत को 2 भागों में बांट रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत जो बनेगा वो 15 अगस्त को बनेगा, पाकिस्तान 14 अगस्त को बनेगा। ओके, बाकी देसी रियासत जो हैं वो किसी भी राज्य के साथ में जा कर के मिल सकती हैं। बाकी आपको पता होगा पाकिस्तान का भी बाद में विभाजन हो गया था 1971 में, और 1971 में पाकिस्तान का विभाजन, बांग्लादेश एक नया देश बना था पाकिस्तान से निकल के। ओके, तो इस एक्ट के तहत देसी रियासतों को छूट दे दी गई थी, वो तो भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए। तो उसी
समय हमारे जो नेता थे उन्होंने सोचा कि यार ये तो गलत हो जाएगा, तो अभी गृह मंत्रालय के अधीन एक नया विभाग बनाया गया, देशी रियासतों का विभाग, और उसके मंत्री बनाए गए सरदार पटेल, और उनकी सहायता के लिए बीपी नंदन को उसका सचिव बना दिया। बोले सभी रियासतों को इकट्ठा करो और भारत में मिलाओ। और पटेल जी ने बहुत शानदार तरीके से एकीकरण किया, तो उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इटली का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। ओके, पटेल और मेनन ने भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और मेनन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, उसमें पूरी सारी जानकारी दी कि किस तरीके से पटेल जी ने कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से सभी राजाओं को अपने कब्जे में ले लिया। ओके, ये बात थी। उसके बाद में जब तक ये रहेगा तब तक 1935 वाला ही रहे, जो एक्ट था वो काम करता है। और 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब हमारा जो कानून लागू होता है, उसके बाद में नया संविधान लागू हो जाता है, तो उसके हिसाब से काम होते हैं। और फिर भारत में पहले जो चुनाव हुए थे 1951 और 52 में हुए थे आज़ादी के बाद में। ओके, तो आई बेस की ये आपको संवैधानिक विकास की यात्रा समझ में आई होगी। काफ़ी बड़ी यात्रा है ये। ओके, एंड मैंने इसको आपको समराइज कर दिया है शुरुआत के 2 पेजेज में। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये वाला चार्ट, इसको आप रट लेना और याद कर लेना, आपके काम हो जाएगा ये वाला। 5 मिनट में रिवाइज कराता हूँ, रिवाइज कराना ज़रूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट शुरुआत सन 1773 में पहला प्रयास किया गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल +4 थे, फिर इसकी कमी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में +3 कर दिया गया। ठीक है, पहले वाले में 4 सहायता के लिए थे, बाद में 3 कर दिए गए। ओके, इस तरीके से इसमें कुछ खास बातें, बंगाल का गवर्नर जनरल बॉलिंग हेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जज एलिजा हेम्पे है। ओके, एंड इसके बाद में हम आते हैं 1813 वाले की खास बात, ईसाई मिशनरी, एजुकेशन पे रुपया खर्च करना, और चाय चीन के अलावा सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 1833 में सब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुके हैं। ओके, और पहला कमीशन लॉ कमीशन बनाया गया है मैकाले की अध्यक्षता में। ओके, 1853 में यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत हो चुकी है, और ओपन रूप से सिविल सर्विसेज की भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। 1858 में कंपनी समाप्त हो चुकी है, इलाहाबाद दरबार लगा है। कंपनी समाप्त होने के बाद में यहाँ पे वायसराय के साथ में 4 लोग हो गए। ओके, 1861 में इनको पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दे दी गई है। 1892 में यहाँ पे जो मिनी पार्लियामेंट थी उसकी अब संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, और बजट पे डिस्कशन अलाउ कर दिया गया 1892 में। 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले सचिव, मिंटो यहाँ गवर्नर जनरल। इधर की साइड में पहला भारतीय अलाउ कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और विधायिका की संख्या बढ़ा करके 60 लोग कर दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे एक खास बात है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शुरुआत 1919 एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 भारतीय अलाउ कर दिए गए हैं। यहाँ केंद्र के लेवल पे द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई है, प्रांतों में द्वैध शासन है। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन बढ़ा दिया। 1935 में यहाँ पे 3 भारतीय अलाउड हैं। उसके बाद में द्विसदनात्मक तो चल ही रही है, लेकिन केंद्र के लेवल पे द्वैध शासन कर दिया है। जो पहले प्रांत के लेवल पे था, अब उसे केंद्र के लेवल पे ले आए हैं, और प्रांत के लेवल पे ख़त्म कर दिया है। प्रांतों पे स्वायत्तता दे दी गई है। ओके, और यहाँ पे आरबीआई की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना, और यहाँ पे चुनाव भी होते हैं, और ज़्यादातर भारत का संविधान यहाँ से लिया गया। आईबीएस की आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग, इस लेक्चर के रिगार्डिंग मैं प्री और मेंस वाले क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो वो पार्ट आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें 3 बार 4 बार रिवाइज हो जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद।